जय हिंद और शुक्रिया दोस्तों कि मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि बिहार ये वो धरती है जिन्होंने पूरे विश्व को, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को लोकतंत्र सिखाया। और बिहार ही वो धरती है जिसके लिक्ष्मी में लोकतंत्र पला बढ़ा। और आज देखा जाए तो विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र का प्रचलन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आज के समाज में पूरे विश्व में देखने को मिलता है। जो मेरे सामने कुछ प्रश्न है उनका जवाब मैं संक्षिप्त में देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर समझा पाऊं और मैं भी आपसे सीखने का प्रयास करूंगा। हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपना लक्ष्य होता है। सभी पार्टी, जितने भी चुनावी दल आज बिहार के विधानसभा के इलेक्शन में अपना वर्चस्व साबित करने का प्रयास करते हैं, उन सब की अलग अलग पॉलिसी है। जैसे अगर मैं कांग्रेस और आरजेडी की बात करूं तो बिल्कुल सेकुलर विचारधारा रखते हैं। ठीक वहीं पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो एक और ज़्यादा झुकते हुए दिखाई देते हैं, खासकर हिंदुत्व की ओर। दूसरी तरफ अगर जदयू की बात करी जाए तो वो भी लगभग लगभग सेकुलर ही है। और एक नई उभरती हुई जो पार्टी अभी दिखाई दे रही है, जनसुराज, वो भी सामाजिक न्याय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और एक्स फैक्टर के रूप में एक और पार्टी जो कि मुस्लिम विचारधारा वाली पार्टी है, वो भी बिहार के चुनाव में सक्रिय रूप से इस बार भाग ले रहा। लेकिन जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा, प्रश्न किया कि आरजेडी और जो जनसुराज है इनके बीच जो लोगों में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, उनके संदर्भ में मैं आपको जवाब दूं तो सवाल ये था कि जो जंगल राज है वास्तव में क्या है और कौन से काल को जंगल राज कहा जाता है। ऐसे कुछ प्रश्न थे। देखिए, वास्तव में जंगल राज अगर देखा जाए तो जो कहा जाता है 1990 से लेकर 97 ईस्वी को, इनके बीच को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। अलग अलग पार्टीज, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, तो अपनी अपनी विचारधारा के नज़रिए से अपने अपने तरीके से कोई जंगल राज तो कोई सामाजिक उत्थान का नाम देते हैं। क्योंकि जो कार्य अपने ज़माने में 1990 से लेकर 97 के कार्यकाल में लालू जी ने गरीबों के लिए, SC STs के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने प्रयास किया और जिन काम को, जिन मुद्दों को वो आगे बढ़ाए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोचने की आज़ादी है आपको, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद कई 100 वर्षों में ऐसे लोग समाज के लिए आते हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हर इंसान से होती है, उनसे भी हुई होंगी। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या जंगल राज का जो चर्चा है आज के डेट में, वो किस हद तक सही या गलत है। तो सही गलत का फैसला तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ज़रा सोचिए, 1990 से लेकर 97 तक जो लालू जी की सरकार थी, तो उसके बाद 97 के बाद 2025 आज, इसके बीच में कई सरकारें आई गई और एक चुनावी वर्ष जिसको हम लोग विधानसभा चुनाव 2015 के नाम से जानते हैं, जब 2015 का चुनाव हुआ तो आज जो जंगल राज की संज्ञा देकर इनको हाईलाइट किया गया कि अब की बार जंगल राज नहीं भूलेगा बिहार, ऐसे कुछ स्लोगन नारा देकर के
तो ज़रा सोचिए कि 2015 में चुनावी अभियान लालू यादव के लिए या फिर महागठबंधन के लिए किसने किया? स्वाभाविक है, उन्होंने ही किया। तो जब आप 1990 से 97 के काल को जंगल राज संज्ञा देते हैं, तो फिर 2015 में चुनावी अभियान आपने कैसे किया, या फिर 2015 के चुनावी अभियान को आपने अंजाम कैसे दिया? क्योंकि आप तो 97 में परिपक्व थे, आपने देखा भी होगा। और इतना ही बड़ा जंगल राज आपने देखा, तो फिर ऐसे पार्टी के लिए, ऐसे विचारधारा वाली पार्टी के लिए आपने काम किया। खैर जो भी हो, शायद हो सकता है कि उस समय कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ रही होंगी और आप जागे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात, जो प्रश्न किया गया कि असल मुद्दा क्या होना चाहिए, उसके बीच में एक मुद्दा और 9वीं पास या 9वीं फेल का जो मुद्दा आता है। देखिए दोस्तों, ये बात सच है कि हमारे देश में जो संविधान है, उस संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही सत्ता चलाएंगे। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति का सत्ता चलाना बेहद मायने रखता है, ऐसा होना भी चाहिए। और खासकर जो अलग अलग चुनावी पार्टी है, इस बात को लेकर के बड़े गर्व के साथ प्रचार करते हैं। जरा पीछे चलिए और 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव को देखिए आप। जब 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां का मुख्यमंत्री वो शख्स बने जो खुद कहते हैं कि मैं 25 साल तक चाय बेचा, या फिर कभी कभी कहते हैं कि 20 वर्ष तक मैंने भिक्षा मांगा। स्वाभाविक है, अगर 25 वर्ष उन्होंने चाय बेची और 20 वर्षों तक उन्होंने भिक्षा मांगा, तो फिर इसका मतलब वो अशिक्षित थे। और उनके लिए आपने चुनाव प्रचार किया, चुनाव अभियान में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके लिए आपने चुनावी रणनीति तैयार किया और चुनाव में जीत दर्ज भी करवाया। बड़ी खुशी की बात है। और 2014 से लेकर अब तक 2025 तक उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सब मानते हैं। क्योंकि अगर उनका कार्यकाल बेहतर नहीं रहा होता तो 2014 के बाद जो जनादेश है, जो जनाधार है, उनके साथ नहीं हो पाता। लेकिन अगर जनादेश उनको प्राप्त हुआ तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उनका कार्यकाल बेहतर रहा होगा। अगर दूसरी बार भी बेहतर नहीं रहा होता तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। इन सभी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि वो जो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, अब तक प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। इसका मतलब इन सारी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि देश को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े शिक्षित व्यक्ति होना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ी इश्यूज नहीं है। असल मुद्दा क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। असल मुद्दा है कि आप जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय को लेकर आप आगे बढ़े, बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि समाज के जो युवाओं को, जो वंचितों को, दबे कुचले वर्गों को, खासकर नौजवान, जो शिक्षित नौजवान हैं, उनके लिए आपने आवाज़ बुलंद करने की सोची। बहुत अच्छा लगा। मगर अफसोस की बात है कि एसएससी का जो फॉर्म है वो 2023 में भरा गया और अभी 2025 है। लगभग 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरी और अच्छी खासी रकम उसमें लगाई गई। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किया और अलग अलग संस्थानों में रख करके उनकी तैयारियां करवाई। मगर अफसोस की बात है कि वो
जो परीक्षा है आज तक नहीं हो पाया। सिर्फ तारीखें मिलती रही, कभी बताया गया कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, कभी मार्च में, कभी अप्रैल, और होते होते 2 वर्ष लगभग बीत चुका है। चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन मिलती रही सिर्फ तारीख, और इनके खिलाफ एक शब्द भी किसी भी नेता का आज तक किसी भी चुनावी दल का नहीं आया। लेकिन आपसे उम्मीद थी कि आप कम से कम युवाओं के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, मगर अफ़सोस की बात है कि आप अजीबो-गरीब मुद्दे में फँस के रह गए। फिर अगली बात कि अगर वो 9वीं फ़ेल थे, 2015 के जो चुनाव हैं, उसमें आप ही ने उनके चुनाव अभियान को हैंडल किया और बड़ी धूमधाम से आप चुनाव जितवाए और महागठबंधन की सरकार भी बनाई। आपको शायद याद होगा कि 2015 वो वर्ष था जब तेजस्वी प्रसाद यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते। सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं जीते, बल्कि वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ लिए। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, वो भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शपथ लिए। तब तो आपने कुछ नहीं बोला, जो कि बोलना चाहिए था। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है तो उस समय भी लगना चाहिए था। बहरहाल जो भी हो, मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज़ देखी जा सकती है। उस समय आपने अपने फायदे के लिए चुनावी कैंपेन किया और अभी आप अपनी सत्ता के लिए उसी चुनावी मुद्दे को दोबारा से उठाकर लोगों के समक्ष ला रहे हैं। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि ये बिहार की जनता है। बड़ी अच्छी बात है, बिहार को बदलना भी ज़रूरी है, लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए सत्तारूढ़ दल है, उनके खिलाफ आपकी आवाज़ थोड़ी-सी दबी रह जाती है। उनके खिलाफ आपकी आवाज़ थोड़ी-सी सुलझी भी आती है। टीआरई 1 और टीआरई 2, ये 2 बार का जो टीआरई एग्ज़ाम हुआ, ये बिहार तो क्या, पूरा भारत नहीं भूल सकता। क्योंकि जब तेजस्वी यादव जदयू के साथ सरकार में शामिल हुए, तब टीआरई का सिलसिला शुरू हुआ और महज 17 महीने में ही उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि अब तक के किसी राज्य में इतनी बड़ी वैकेंसीज आई हो। और जैसे ही वो सरकार से वापस अपनी दुनिया में गए, मतलब गठबंधन जब टूट गया, तो उसके बाद टीआरई 3 का सिलसिला शुरू हुआ। और टीआरई 3 आपको भी पता होगा, बहुत विलंब हुआ। जो भी हो, मार्च महीने का समय दिया गया था कि मार्च में स्टेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर बात आगे बढ़ी और अप्रैल महीना, अप्रैल की बात की गई कि अप्रैल माह में स्टेट का एग्ज़ाम होगा और फिर स्टेट के बाद टीआरई का एग्ज़ाम होगा। देखने वाले ये ना सोचे कि मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे स्टेट की ज़रूरत है। मैं स्टेट भी निकाला हुआ हूँ, मैं बीपीएससी भी निकाला हुआ हूँ, इसलिए मुझे एग्ज़ाम्स की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए बोल रहा हूँ, उन सभी भाइयों और साथियों के लिए बोल रहा हूँ जो अपने घर से बाहर रह कर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अब स्टेट आएगा, तब स्टेट आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। और कभी-कभी रात में जब सोते होंगे तो उनको एक शेर याद आता होगा, कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती,
टीआरई का तो पता नहीं, लेकिन उसकी कोई नोटिफिकेशन भी नज़र नहीं आती। ऐसे ऐसे शेर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे लोग हैं, जो खासकर टीआरई को लेकर के परेशान लोग हैं, उनके मन में आता है। अब सवाल ये है कि इसको लेकर के क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ में वो दम है कि अगर आपने एक बार आवाज़ लगा दी तो आवाज़ दूर तक जाएगी। खैर, चूँकि हर चुनावी दल को अपनी अपनी रणनीति समझनी होती है, और आप तो बेहतर रणनीति बनाने वाले हैं। कई राज्यों में लोगों को आपने चुनाव जितवाया है, तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैंने आवाज़ उठाई और नीतीश जी ने यानी एनडीए सरकार ने अगर एस्टेट दे दिया और टीआरई 4 दे दिया, तो फिर सारा का सारा क्रेडिट वो लेके जाएंगे और चुनाव में जो बाजी है वो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी की तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ऐसे युवाओं के लिए सोचना चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि सत्ता में आने के बाद मैं कराऊंगा टीआरई, ये सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि सत्ता की एक जो भी कहे, लालच का है, भूख का है, ऐसा कुछ दिख पड़ता है। और अगली बात, मैं तमाम युवाओं से, तमाम साथियों से, चूँकि मैं तो अपने से ज़्यादा उम्र-दराज़ व्यक्ति को कुछ बोल नहीं सकता, ना ही वो मेरी बात समझ पाएँगे। ज़रा सोचिए आप कि हर 5 वर्ष में विधानसभा का इलेक्शन होता है, और उसमें हर 5 वर्ष में 243 मेंबर्स चुन कर के आते हैं, और उन सब को जो मिलने वाला वेतन है, भत्ता है, जो कि एक तरह से नाइंसाफ़ी है। 5 वर्ष आपने काम किया, आप 5 वर्ष तक जो संवैधानिक प्रावधान है, जो वेतन भत्ते आपको मिलने चाहिए वो तो मिला, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद आजीवन वेतन और भत्ते मिल रहे हैं। युवाओं, इस बार मुद्दा ये होना चाहिए कि वो पार्टी जो विधानसभा सदस्य को मिलने वाले वेतन और भत्ते को समाप्त करने की बात करें, उनके साथ जाए। जो शिक्षा की बात करें, उनके साथ जाए। जो सामाजिक न्याय की बात करें, उनके साथ जाए। अफसरशाही को बढ़ावा ना दे करके उनके पावर्स को एक दायरे में सीमित करें, उनके साथ जाए। और माँ-बाप जो एक परंपरा के तौर पर किसी पार्टी के साथ हमेशा चलते हुए आए हैं, ऐसी विचारधारा के साथ ना जाए। क्योंकि आप इस दौर में जीने वाले लोग हैं, हम इस दौर में जीने वाले लोग हैं, तो हम अपनी माँ-बाप की बात तभी मानेंगे। खासकर चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, अदर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारे समाज के, हमारे राज्य के, हमारे हित के बारे में सोचेंगे। इसलिए धर्म और जाति में ना बढ़ते हुए प्रयास करें कि जो चुनाव है, इस चुनाव में कुछ बदलाव नज़र आए, और कोई नई चीज़ देखते हुए तुरंत उस पर फैसला ना लें। उनके बारे में सोचें, समझें, फिर आगे बढ़ें। और अगर इस बार स्टेट और टीआरई 4 नहीं आ रहा है, तो युवाओं, साथियों, और साथ ही साथ एसएससी
का जो एग्ज़ाम है, अगर वो नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा मौका आपके पास है। क्योंकि सिर्फ़ कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, आज कोई ट्वीट कर दिए, कल कोई एक लेटर जारी कर दिए, परसों फिर कोई और एक लेटर जारी हो जाता है, 2 दिन बाद और एक लेटर जारी हो जाता है। यानी तारीख पे तारीख बदल रही है, लेकिन उन साथियों की, उन दोस्तों की, उन तैयारी करने वालों की किस्मत नहीं बदल रही है। और इन सब मुद्दों के खिलाफ कोई भी चुनावी दल आपको नहीं लगता है कि नहीं बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है सब अपने-अपने चुनाव प्रचार में बिज़ी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप समाज के लिए नहीं, आप सत्ता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप युवाओं के लिए नहीं, अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। आप मज़दूरों के लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर मज़दूरों की बात होती, अगर शिक्षितों की बात होती, अगर बेरोज़गारों की बात होती, तो अब तक जो चुनाव प्रचार है, चुनाव प्रचार को छोड़कर सबसे पहले आप इन सारे मुद्दों पर ध्यान देते, जो मैंने आपके समक्ष उठाया। मेरी बातों से अगर किन्हीं को तकलीफ़ पहुँची हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया।